मौखरी वंश, इससे जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। एमपीपीएससी मेंस 2018 में भी इससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मौखरी वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था, मौखरी वंश के शासन करने वाले प्रमुख राजा कौन थे और उनके प्रमुख कार्य क्या थे। लेकिन इन सभी सवालों से भी महत्वपूर्ण एक सवाल यह है कि मौखरी वंश का अस्तित्व इतिहास के किस काल में, किस वंश के बाद या पहले था। तो इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हम शुरू से इतिहास को समझते हैं। बात करें इतिहास के बारे में तो इतिहास 3 कालों में बटा हुआ है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, केवल जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही इससे जानकारी इकट्ठी की जाती है उस काल के समय के बारे में, तो वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। एक ऐसा काल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। और एक ऐसा काल जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाए, वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये वही काल है जहाँ पर आग की खोज हुई थी, पहिए की खोज हुई थी, जो मानव है आदि मानव की जिंदगी जीता था और जंगलों में निवास करता था, इसके अलावा खानाबदोश जिंदगी जीता था। तो ये वो समय है। इसके बाद यदि हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल के बारे में तो इसके अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित है। उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जो अन्य धर्मों की स्थापना हुई थी और महाजनपद काल आते हैं, वहीं से प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। ये काल कहलाता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाते हैं। जो ऐतिहासिक काल है 3 कालों में विभाजित है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो मैंने अभी बताया कि विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई और धर्मों की स्थापना के साथ ही जनपद काल की भी शुरुआत हुई थी, तो इसी समय से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो गया था और यह चला था वर्धन वंश तक। वहीं उसके बाद यदि हम बात करें तो जो अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण हुए थे, जिसकी वजह से भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, तो जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है, ये मध्य भारत इतिहास के अंतर्गत आता है। वही हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में तो जो मुगल काल के अंत होने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो अंग्रेज आए थे, यानी कि यूरोपियों का आगमन हुआ था और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया था और इसके लिए जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वह सभी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। सो होपफुली ऐतिहासिक काल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना है प्राचीन भारत के इतिहास, क्योंकि मौखरी वंश के बारे में जानकारी हमें प्राचीन भारत के इतिहास से ही प्राप्त होगी, जहाँ पर विभिन्न धर्मों की स्थापना हो चुकी थी, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि, और इसी के साथ ही महाजनपद काल भी शुरू हो गया था। इन सभी महाजनपदों में, जो कि 16 महाजनपद है, सबसे प्रमुख था मगध। मगध में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। जो मगध साम्राज्य था उसका सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आया यहाँ पे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बीच में एक ईरानी आक्रमण भी देखने को प्राप्त होता है। वही हम बात करें इसके बाद के वंश के बारे में तो इसके बाद आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया था सातवाहन वंश। लेकिन यहाँ शुंग और सातवाहन वंश के बीच में एक छोटा सा कर्ण वंश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं सातवाहन वंश के बाद कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे कि यूनानी आक्रमण, शक, पार्थियंस, कुषाण आदि, ये वंश भी आपको इसके बीच में पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आया था गुप्त वंश। इसी गुप्त वंश के अंतर्गत जो सामंत थे, उनमें से एक सामंत थे मौखरी वंश। जी हाँ, इसी मौखरी वंश के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मौखरी वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश के सामंत थे मौखरी वंश, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपके जो दिमाग में उठ रहा होगा कि ये सामंत कौन होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि मौर्य काल में जो पड़ोसी शासक हुआ करते थे, उन्हें ही सामंत के रूप में जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। वहीं गुप्त काल में इस शब्द का उपयोग
पड़ोस की भूमि संपत्ति के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें सीमावर्ती राजाओं का जो वर्णन किया गया है वो सीमावर्ती राजा ही सामंत के रूप में जाने जाते थे। लेकिन गुप्त काल के समाप्त होते होते यहाँ पर सामंत की एक नई परिभाषा ने जन्म ले लिया था। अब सामंत का अर्थ एक ऐसे राजा हो चुके थे जिन्हें कभी न कभी पराजित किया गया हो और वो पुनर्स्थापित होने के बदले राजा को, जीते हुए राजा को कुछ भेंट प्रदान करते थे और समय समय पर राजस्व प्रदान किया करते थे। इसकी शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त काल में ही हो चुकी थी। वो कैसे भला? तो देखिए, समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तर भारत में प्रत्यक्ष तौर पर शासन किया जाता था और दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष तौर पर। इसके लिए उसने काफ़ी सारे राजाओं को हराया था। दक्षिण भारत में लगभग 12 राजाओं को हराया था उसने, और जब उसने हराया तो यहाँ पर उसने अपनी दक्षिणापथ नीति के अंतर्गत 3 आधारशिलाएं रखी थी। पहला था ग्रहण, मतलब शत्रु पर अधिकार कर लेना। दूसरा था मोक्ष, मतलब कि शत्रु को मुक्त कर देना। और तीसरा था अनुग्रह, मतलब कि शत्रु पर दया करना और उसे उसके राज्य को लौटा देना। तो इसी के अंतर्गत जब वह राज्य लौटा देता था तो उससे कुछ राजस्व प्राप्ति होती थी और भेंट भी प्राप्त होती थी। तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत है अप्रत्यक्ष तौर पर समुद्रगुप्त के समय से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन सामंतवादी व्यवस्था का एक विकसित क्रम हमें गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है। अब जहां प्रारंभिक काल में प्रशासन का काम कोई नियुक्त व्यक्ति करता था, गुप्त काल के समय या गुप्तोत्तर काल के समय जो पराजित राजा होते थे वही ये सारे कार्य किया करते थे। ये राजा के प्रति ना सिर्फ वफादार होते थे बल्कि समय समय पर उन्हें भेंट और राजस्व भेजते रहते थे। तो इस तरह अब आप समझ चुके होंगे सामंत के बारे में, और यह भी आसानी से समझ चुके होंगे कि गुप्त वंश के अंतर्गत कोई वंश अगर था तो वह था मौखरी वंश, जो सामंत के रूप में उनके लिए कार्य किया करता था। अब बात करें कि मौखरी वंश पाया कहाँ जाता था, तो मौखरी वंश उत्तर प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में, वहीं बिहार में पाया जाता था, जिसकी जानकारी हमें बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। वहीं मौखरी वंश की एक शाखा राजस्थान में भी निवास करती थी जो काफ़ी पुरानी थी, जिसकी जानकारी जो कोटा है उसके बड़वा यूप अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। बात करें मौखरी वंश की जानकारी स्रोत के बारे में, तो मौखरी वंश की जानकारी हमें साहित्य और पुरातत्व दोनों ही साधनों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो बाणभट्ट की हर्षचरित्र है, इससे हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ ही इससे मौखरी वंश के भी बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित्र के अंतर्गत अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा की शासनकाल के समय जो घटनाएं घटी थीं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं इससे हमें जो मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की हत्या की गई थी, उस घटना के बारे में भी जानकारी हमें हर्षचरित्र से ही प्राप्त होती है। मौखरी वंश की जानकारी के लिए जो पुरातात्विक स्रोत प्रमुख हैं वो हैं अभिलेख और सिक्की। अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहला अभिलेख है हरहा का अभिलेख। ये हरहा का अभिलेख हड़हा के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये हड़हा का अभिलेख या हरहा का अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1915 में HN शास्त्री ने की थी। इस अभिलेख को ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने खुदवाया था और इस अभिलेख से हमें हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें जौनपुर के लेक के बारे में, तो यह जौनपुर का लेक मस्जिद के दरवाजे पर खुदा हुआ है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कहाँ पर खुदा हुआ है, तो ये मस्जिद के दरवाजे पर खुदा हुआ है। और इससे हमें 3 शासकों के बारे में, जो कि हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है असीरगढ़ का मुद्रा लेख। ये असीरगढ़ जो बरार क्षेत्र था वहाँ पर प्राय पाया जाता था और यहाँ से जो हमें ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है उसके ऊपर एक लेख लिखा हुआ मिलता है, जिससे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यह भी पता चलता है कि यह जो सिक्का है वह इस वंश के शासक जो कि सर्ववर्मा थे उसके समय का था। और इसके अलावा जो गया जिले में स्थित है बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियाँ, इनसे भी हमें 3 लेख प्राप्त होते हैं, जिससे 3 राजाओं जो कि यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी बिहार के मौखरी शाखा के थे। और इन सब के अलावा जो बड़वा यूप अभिलेख है जो कि राजस्थान के कोटा जिले में पाया जाता है, इससे मौखरी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में आता है सोनाग का लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में स्थित है।
अंत में बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के फैजाबाद जिले के भिटौरा नामक स्थान पर मिले थे। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले थे, एक ढेर प्राप्त हुआ था सिक्कों का, जिस पर राजाओं के नाम के साथ साथ तिथियां भी प्राप्त हुई थी। अब बात करें यदि हम मौखरी वंश के शासक के बारे में, तो सबसे पहला शासक था हरिवर्मा। जी हाँ, ये संस्थापक यानी कि फाउंडर था मौखरी वंश का। लगभग उसने 510 ईस्वी, जो कि कहीं कहीं पर 480 ईस्वी भी मिलती है, तो इसी के आसपास से उसने अपना शासन प्रारंभ किया था। चूंकि इसकी उपाधि महाराज थी, तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि वह गुप्त राजवंश या गुप्त राजाओं के अधीन कार्य किया करता था। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी जानकारी हमें हरहा अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं हम बात करते हैं दूसरे शासक, जो कि थे आदित्य वर्मा। ये आदित्य वर्मा हरिवर्मा के पुत्र थे और साथ ही उनके उत्तराधिकारी थे। जो असीरगढ़ का लेक था, जो कि बरार क्षेत्र में हमने देखा था, इसी से उनकी माता का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी मिलता है। वही हम बात करें कि इनकी भी उपाधि महाराज थी, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि ये भी गुप्त वंश के अधीन सामंत के रूप में काम करते थे। वहीं इसके बाद आते हैं ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा आदित्य वर्मा का पुत्र था और इनकी जानकारी हमें जौनपुर लेख से प्राप्त होती है। इस लेख में इन्हें राजाओं में सह के समान यानी क्षिति भुजाम सह कहा गया है और साथ ही इससे जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो धारा नगरी है, जो कि मालवा क्षेत्र के पास पाया जाता है, और आंध्र और रेवतक के शासकों को हराया था। इसके अलावा ईश्वर वर्मा भी महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हरिवर्मा थे, आदित्य वर्मा थे और ईश्वर वर्मा थे, ये तीनों ही गुप्त वंश के सावंत के रूप में काम किया करते थे। लेकिन इसके बाद जो अगले शासक हैं ईशान वर्मा, इन्होंने सामंत की स्थिति से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, या यूँ कहा जाए कि मौखरी वंश को ही स्वतंत्र कर लिया था। अब इन्होंने यह बहुत बड़ा कार्य किया था, जिसकी वजह से इनकी तिथि हमें याद होनी चाहिए कि शासन इन्होंने कब से कब तक किया था। तो इन्होंने 550 से 574 ईस्वी तक शासन किया था और ये ईश्वर वर्मा के पुत्र थे। इसके अलावा इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारित की थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, इन्होंने सामंत की स्थिति से खुद को स्वतंत्र कर लिया था। अब ईशान वर्मा ने न सिर्फ मौखरी वंश को सामंत की स्थिति से स्वतंत्र किया था, बल्कि वैदिक धर्म को भी बढ़ावा दिया था और इन्होंने वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना भी की थी। जो हरहा अभिलेख है, इससे भी ईशान वर्मा की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अफसर लेख के अनुसार भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने हूणों को पराजित किया था और इसकी वजह से इनकी जो प्रतिष्ठा थी, जो इज्जत थी, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। वहीं अफसर अभिलेख से एक और जानकारी प्राप्त होती है कि जो गुप्त राजा थे कुमारगुप्त, इन्होंने ईशान वर्मा को हराया था और मगध राज्य को भी इससे छीन लिया था। जिसके बाद जो मौखरी वंश था वो केवल इस क्षेत्र, जो कि कन्नौज है, उसके आसपास ही सीमित रह गया था। जो मगध क्षेत्र था वो मौखरियों के हाथ से वापस जा चुका था। लेकिन अगला जो शासक आया सर्ववर्मा, ये सर्ववर्मा काफ़ी शक्तिशाली शासक था। सर्ववर्मा ईशान वर्मा का पुत्र था, लेकिन हरहा लेख से हमें एक और जानकारी प्राप्त होती है कि ईशान वर्मा का एक और पुत्र था सूर्यवर्मा, लेकिन सूर्यवर्मा की मृत्यु ईशान वर्मा के काल में ही हो चुकी थी। जिसके बाद शासक कौन बना था? सर्ववर्मा। अब सर्ववर्मा ने अपने पिता ईशान वर्मा की पराजय का बदला लेने के लिए जो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था दामोदर गुप्त, उसे मूर्छित कर दिया था और इसके बाद उसने मगध पर पुनः अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से अब जो शासन था पुनः मगध पर पुनर्स्थापित हो चुका था। वहीं बात की जाए इसकी उपाधि की, तो इसने भी महाराज अधिराज की उपाधि धारित की थी, जिसकी जानकारी हमें असीरगढ़ की एक मोहर से प्राप्त होती है। इसके बाद सर्ववर्मा ने मगध का वारुणिक नामक ग्राम दान में दे दिया था, जिसकी जानकारी देववर्नाक लेख से भी प्राप्त होती है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो सर्ववर्मा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मौखरी वंश का और इसकी जानकारी हमें असीरगढ़ के लेख से भी प्राप्त हो जाती है। वहीं हम बात करें इसके पुत्र के बारे में, जो कि इसका पुत्र था अवंती वर्मा। जी हाँ, अवंती वर्मा भी एक शक्तिशाली शासक था और इसकी जानकारी हमें हर्षचरित से प्राप्त होती है। अवंती वर्मा के समय कन्नौज के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र मौखरी वंश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आ चुका था। अवंती वर्मा के बारे में जानकारी नालंदा मुद्रा लेख से भी प्राप्त होती है और इसी में उसे महाराज अधिराज कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है कि उसने हूणों को यानी कि मलेच्छों को भी हराया था।
अवंती वर्मा के समय में ही जो पुष्यभूति वंश था, इससे वैवाहिक संबंध जुड़ने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, ये देखिए, ये है मौखरी वंश, और मौखरी वंश के पश्चिम दिशा की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुष्यभूति वंश दिखाई देगा। इसी पुष्यभूति वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित होने की शुरुआत हो चुकी थी अवंती वर्मन के समय से, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो उसका पुत्र था ग्रहवर्मा, इसने पुष्यभूतियों के साथ अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था। ग्रहवर्मा अवंती वर्मा का ही पुत्र था और इसके बारे में जानकारी हमें हर्षचरित से प्राप्त होती है। देखिए, जो ग्रहवर्मा थे, इनका विवाह पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था। प्रभाकर वर्धन के और दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, लेकिन अब चूंकि इस विवाह के द्वारा मौखरी वंश और पुष्यभूति वंश के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे, तो यहाँ पर जो अन्य राजा थे, उनके मन में जो कन्नौज जीतने की लालसा थी वह काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो जो मालवा के शासक थे देवगुप्त और बंगाल के शासक थे शशांक, इनके बीच में एक संधि स्थापित हुई और इस संधि के तहत मिलकर कन्नौज को जीतने की एक योजना बनाई गई। और जब यहाँ पर थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उसी समय देवगुप्त ने, जो कि मालवा का शासक था, कन्नौज पर आक्रमण किया और इसने ग्रहवर्मा को मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया। जी हाँ, राजश्री जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। अब जबकि यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक था राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और देवगुप्त के मारे जाने पर जो गौंड शासक था, बंगाल का गौंड शासक था शशांक, उसने राजवर्धन को मार डाला और राजवर्धन के खत्म होने पर केवल एक ही व्यक्ति वहां पर शासन करने के लिए बचा था, वह था हर्ष। और इसी के साथ ही 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी संभाली और बाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया। तो इस तरह यहाँ पे अंत होता है मौखरी वंश का और शासन प्रारंभ होता है वर्धन वंश का। तो इस तरह अब आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, चाहे वह मौखरी वंश की स्थापना को लेकर हो, चाहे वह मौखरी वंश के जानकारी के स्रोतों के बारे में हो, चाहे वह मौखरी वंश के शासकों के बारे में हो और चाहे वो मौखरी वंश के अंत के बारे में हो। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कर दिया गया है। आप इसे अपने पास कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं और इसे आसानी से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और फैक्ट्स के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।